अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम। कल के शो में हमने इस बात पर बात छोड़ी थी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा सामने और उसके बाद मामला हल की जानिब जाएगा। आपने जैसे प्रेडिक्शन की और वैसे ही हुआ। अदालत की जानिब से ये कह दिया गया कि हल्फ उठाने के लिए गवर्नर खुद आए या किसी को नामजद करें। आपने क्या कहा था वो सुनते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। देखिए, अब ये हाई कोर्ट में है ना, लाहौर हाई कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से कोई ना कोई हल निकलेगा। कब? मेरा ख्याल है 1-2 दिन में हो जाएगा कोई ना कोई हल कि जी ठीक है जी, अगर प्रेसिडेंट नहीं ले रहा तो फिर क्योंकि अदालत के ऑर्डर्स हैं तो वो खुद भी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ओथ ले सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि आप ओथ ले लें। तो मेरा ख्याल है ये हो ही जाएगा, ओथ टेकिंग हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये हो जाएगी, ओथ टेकिंग हो जाएगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। गवर्नर साहब ने फिर इजलास तलब कर लिया और फिर इस मामले पर मुशावरत हो रही है और कहा जा रहा है कि जी आइन का आर्टिकल 248 है जिसके तहत सदर और गवर्नर को अदालत नहीं कुछ कह सकती। तो इसका मतलब है कि मैच फंसा रहेगा। मैच थोड़ा बहुत फंसा हुआ है। ये जो जजमेंट आई है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब थे ना, भट्टी साहब जी। जस्टिस साहब ने एक तरफ लिखा है कि गवर्नर प्रेसिडेंट आर एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड कि आप करें ये। अच्छा। अब ये एक डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं है ना, या तो कहते हैं ना कि दे आर ऑर्डर्ड टू डू दिस। उन्होंने कहा एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, अच्छा, सजेस्टेड, ये तजवीज़ लफ्ज़ दी अंग्रेजी जाती के है। ये ऑर्डर नहीं है। हाँ ठीक है। मगर नीचे जब आप जाते हैं तो आखिरी वक्त फिर एक और लाइंस आ गई हैं कि ये हमारा ऑर्डर है और इसके ऊपर इसको पाबंद किया जाए। तो एक तरफ कहते हैं ऑर्डर है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये ऑर्डर से कुछ पीछे हट गई है। उधर से फिर आपने अभी बताया कि वो कहते हैं कि आप तो ऑर्डर कर ही नहीं सकते जी, वो जवाब देने गवर्नर हैं को या किसी को। प्रेसिडेंट को। तो और साथ ही उन्होंने, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी जाने का बिल्कुल, फैसला कर लिया कि PTI इस ऑर्डर को, या इस एक किस्म का ऑर्डर ही है मगर ऑर्डर नहीं भी है, तो इसको चैलेंज करने के लिए वो जा रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ कि ये अब फिर कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज बन जाएंगे। हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब का ये ख्याल हो कि ये समझ जाएंगे बात को और कर देंगे ओथ टेकिंग। मगर अगर ये बेहतर होता, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब कहते आ जाइए, मैं कर देता हूँ। मैंने कल अपने प्रोग्राम में यही तजवीज़ दी थी कि वो भी कि कर इसको सकते हैं। कन्फ्यूजन में मत लेके जाएं। मगर मेरा ख्याल है वो कानून के जो लफ्ज़ हैं उसके ऊपर चल रहे हैं कि हम ऑर्डर तो कर नहीं सकते गवर्नर को ऑर्डर करता है प्रेसिडेंट, तो इम्यूनिटी है, आप ऑर्डर नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। जी। तो ये इस हद तक हम जा सकते हैं टू से कि इसको कंप्लायंस करें, क्योंकि अदालत ने ये तो कह दिया है कि हमजा जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं। जी। वो कहते हैं ये इलेक्टेड इलेक्शन चीफ को उन्होंने, हाँ जी, इलेक्ट हो तौसीक कर चुके हैं, वो जीत गए हैं। मगर उधर जब तक ओथ टेकिंग नहीं होगी तो बुज़दार साहब जो है वो एक्टिंग सीएम रहेंगे, इसलिए ये कन्फ्यूजन हुई हुई है। अब ये जाएगा मामला, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा, ये फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहीं फैसला होगा और ये हो सकता है कुछ अरसा लगे। ये एक तो ये कहेंगे जी स्टे दे दें इसके ख़िलाफ़, दूसरा वो कहेंगे कि नहीं सुन लेते हैं, और वो सुनने में तो फिर देर लगती है, वो एकदम तो फैसला हो नहीं सकता। तो मामला फंसा हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसे शक नहीं। दो तरह से ये मामला फंसा है। वो ये कि एक तो गवर्नर साहब को हटाने की समरी भेजी गई थी सदर साहब के पास, वो उनके पास एज इट इज़ पड़ी है। और दूसरा ये कि जिन उम्मीदवारों ने मुनहरिफ होकर जिन अरकान ने वोट डाले थे उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है 63A के तहत। वो 9 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। फवाद चौधरी साहब ने इस तरफ एक इशारा किया है, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। इसी तरीके से जो आपने पॉइंट दिया है, अगर ये हुकूमत, क्या हुकूमत होगी कि ये हुकूमत जो ही बनेगी विद इन 30 डेज़ आपने एतमाद का वोट लेना है। एतमाद के वोट के लिए आपको 186 बंदा चाहिए, आपके पास होगा नहीं। सो ये पंजाब असम्बली जो है ये सस्टेन नहीं करेगी, इसके ऊपर बिल्कुल इस वक्त एक फजूल ये जोर लगा रहे हैं। इस उनकी दलील में तो वजन लगता है। हाँ, नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये प्रेसिडेंट गवर्नर के ज़रिए जी कह सकता है, मगर बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट गई हुई है उनके पास जी। कि आप गवर्नर को चेंज करें, हाँ जी। हमने ये नया गवर्नर प्रपोज करना। प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर 15 दिन बैठ सकते हैं, फिर 10 दिन और बैठ सकते हैं, जी। उसके बाद नहीं बैठ सकते, फिर गैर आइनी बात हो जाती, फिर वो एक ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट फारग कर सकता। अच्छा। तो अब कितने दिन हो गए हैं इनके? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो हो ही गए हैं।
10-12 दिन और ये लेके बैठ जाएंगे जी कि गवर्नर को नहीं तब्दील करेंगे, मगर जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है गवर्नर को तब्दील करने में, जी फिर गवर्नर ने आगे फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगना है फ्रॉम असेंबली, तो वो अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। तो ये गवर्नर का प्रोरोगेटिव होता है, ये प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं ऑर्डर कर सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं कह सकता। गवर्नर खुद कह सकता है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, मगर अगर गवर्नर जो है ठीक है वो आपका है और वो प्रेसिडेंट की का नहीं है, फिर ये होगा कि प्रेसिडेंट उसको कुछ कहेगा तो गवर्नर कहेगा मैं नहीं मानता आपकी बात। ये बाय द वे तारीख में हुआ है कि गवर्नर साहब बगावत कर गए प्रेसिडेंट साहब के साथ। ये गुलाम इसाक खान के ज़माने में ये हुआ है अर्ली 90s में। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें अब चलेंगी, लड़ाई झगड़े चलेंगे। इमरान खान साहब की जो सियासत है वो है इसको चलने नहीं देना, और उसमें अभी तक तो वो कामयाब है। और ये पंजाब के अंदर जो मसले बने हुए हैं ये मसले रहेंगे। अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी है जिसका आपने हवाला दिया कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ, फिर तो बहुत मसले बन जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डी सीट हो गए, तो जो इस्लामाबाद में जो लोग क्रॉस ओवर जिन्होंने किया है उन्होंने तो वोट नहीं डाला नहीं था, वोट कास्ट वो तो नहीं हो, उनको वो तो कोई- सेफ है। वो सेफ है। आगे आए जो यहाँ जो है इन्होंने जी। क्रॉस ओवर कर लिया, ऐसा ही इनके ऊपर भी डी सीटिंग लग जाएगी। मगर वो जो डी सीटिंग लगेगी उसके अंदर भी पूरा प्रोसेस है कि जी पहले शो कॉज होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। वो तो फैसला आएगा ना कि जी अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो डी सीट हो सकता है, जी। किया जा सकता है। वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन और कमीशन ने कॉल कर रखा है। हाँ, मगर वो प्रोसेस में भी जो इलेक्शन कमीशन, वहाँ भी इलेक्शन कमीशनर बुलाएगी ना, इनको पूछेगी, जी तो वो भी 2-3-4 महीने खींच सकते हैं। खींचने को तो खींच सकते हैं ना, ठीक है। ये सब जाके कुछ ना कुछ कहेंगे, फिर वो आएगी बात, फिर असेंबली प्रोविंशियल असेंबली के पास जाएगी, स्पीकर भी लेके बैठ सकता है। अब तो अगली स्पीकर भी पीडीएम का होगा। तो ये कन्फ्यूजन चलेगी इदारों के दरमियान और पीपल्स पार्टी सॉरी पीडीएम और पीटीआई के दरमियान, जी मगर स्टेबिलिटी नहीं होगी पंजाब में। ये मैं आपको, मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 2-3 महीने के लिए तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगले 2-3 महीने ये काट जाते हैं, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके लिए एक और काम भी करना पड़ेगा जिसकी अब से इन्होंने तैयारी शुरू की है। वो क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बिकॉज प्रेसिडेंट बहुत बड़ी रुकावट है इस वक्त हर काम के अंदर। गवर्नर्स उसने लगाने हैं जी। अभी देखे ना, इन्होंने सिंध गवर्नर ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, ना करते तो वो अभी और भी प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट कर सकते थे। पंजाब वाला फार्मूला उधर चल जाता। हाँ, तो इसलिए वो उनसे गलती हो गई, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए था लड़ाई झगड़े के लिए। तो अब प्रेसिडेंट की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। जी अब जब ये प्रेसिडेंट की तरफ तवज्जो देते हैं आशा, जी। तो वहाँ नंबर्स गेम फिर एक दफ़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली। ठीक। अभी जो कैलकुलेशंस जो एक्सपर्ट्स ने की है वो ये है कि ये सेनेट के अंदर कोई 70 सीटें ये इकट्ठी कर लेते हैं, जी और कोई 174 के करीब इनकी नेशनल नेशनल असेंबली असेंबली से में है। इनको कोई 50 सीटें और चाहिए प्रेसिडेंट को डी सीट करने के लिए, जी। इम्पीचमेंट करने के लिए। 20-22 तो इनको ऑलरेडी लोग क्रॉस ओवर कर गए हैं। 33 तादाद बता रहे हैं कि इतने तो अगर साथ 20-25 और कर जाते हैं तो इनके पास तादाद हो जाती है। हैं। जी ठीक। और ये फिर इकट्ठे होकर 2/3 इनकी बन जाती है और ये प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कर सकते हैं। मगर फिर ये सवाल होगा कि जिन्होंने ये पार्टी लाइंस के खिलाफ वोटिंग की है, वोट डाला है, उनका क्या फ्यूचर होगा। अब एक कानून का जो लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के ऊपर फ्लो क्रॉसिंग जो है वो नहीं होती, लागू नहीं होती। नहीं लागू होती। आप प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ स्टेट है, वहाँ आप फ्लो क्रॉसिंग करके भी आप कर सकते हैं। आपको पार्टी पॉलिसी नहीं फॉलो करनी पड़ती। ओके। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा। यहाँ भी फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में पास जाया जाएगा। खान साहब ने इनको जीने नहीं देना, और अगर इनको जीने नहीं देना तो इनसे हुकूमत नहीं होनी। खान साहब का जो ये प्रोजेक्ट है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराई जाए, ये आज नहीं कल नहीं परसों, ये किसी न किसी स्टेज पे ये क्राइसिस हाथ से बाहर निकल जाएगी। और यही खान साहब की कोशिश है कि यहाँ भी लॉक जैम कर दिया जाए, ब्लॉकेट कर दिया जाए पंजाब के अंदर भी और इस्लामाबाद में भी। आज आपने देखा क्या हुआ? क्या? आज आपने देखा इमरान खान साहब वो जो स्पीच कर रहे थे, सीएम के घर चले गए, सीएम के दफ्तर चले गए, वहाँ जाके उसने स्पीच कर ली। यहाँ एक सीएम इलेक्ट खड़ा है, वहाँ एक एक्टिंग सीएम है जिसकी छुट्टी हो गई है, खुद ही खान साहब ने उसकी रेजिग्नेशन ले ली थी। हाँ। और वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कानून के तहत
वो अभी भी बैठे हुए हैं वहाँ। ज़ाहिर है इजलास तलब कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, आईजी को बुला रहे हैं, सारे काम अभी तो वही देख रहे हैं। हाँ, मगर ये और एक तरफ हमें ये भी पता चला है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमजा की बात सुन रहे हैं अभी। हाँ, वो चेंज तो उन्हें पता, चेंज ऑफ कमांड आज नहीं तो हाँ, कल तो हो वो जाएगा। ऑलरेडी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है ना वो डामाडोल है। आधी जो है वो उनकी बात सुन रही है और आधी इनकी बात सुन रही है। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद की हद तक तो मामला स्मूथ हो गए। वो 15 से 17 मिनट की जो मीटिंग थी शहबाज शरीफ साहब की, उनका जाना और सदर साहब से मिलना, उसके बाद से वो ओथ टेकिंग्स तो मामूल के मुताबिक हो रही हैं। तो यहाँ पे भी एक गवर्नर साहब से मुलाकात रख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो क्या ख्याल है? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। वो गवर्नर इज आंसरिंग टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज आंसरिंग टू इमरान खान। तो वो प्रेसिडेंट साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इन्होंने रास्ता तो ढूंढ लिया था ना। प्रेसिडेंट नहीं करता तो वो सेनेट चेयरमैन से करा रहे थे। अच्छा। तो रुकावट नहीं हो रही थी वहाँ। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि प्रेसिडेंट से ही करवा लिया जाए। उन्होंने खुद सोचा होगा कि वो प्रेसिडेंट बुरा लग रहा है, ठीक है, वो लगता है ऐसे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कर रहा है, रास्ते रुक नहीं रहा है इनका, बिकॉज चेयरमैन सेनेट जो है वो तैयार हो गया है ओथ टेकिंग देने के लिए। तो इसलिए फिर उन्होंने, यहाँ तो वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ गवर्नर के बगैर जब तक हाई कोर्ट ये कहेगा नहीं कि आयशा से आप ओथ ले लें या मेरे से ओथ ले लें या खुद चीफ जस्टिस साहब अपना ओथ दे, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम चलेगा। और जैसे ही ये प्रॉब्लम ओथ टेकिंग हो जाती है तो फिर हमजा के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। इनकी ये कोशिश है कि जब तक ये अपनी लॉन्ग मार्च नहीं करते और पंजाब हुकूमत जो है वो हमजा के हाथ में ना जाए। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर हमजा के हाथ में आ गई तो फिर राना सनोला और हमरा मिल के इनको लॉन्ग मार्च के लिए बंदे नहीं निकलने देंगे यहाँ से जी। लंबी गिरफ्तारियाँ होंगी और पिटाई होगी। तो इनकी यही कोशिश है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को डामाडोल रखा रहा है और कंफ्यूज रखा जाए और हमजा को ओथ टेकिंग ना इनकी। मगर मेरी अपना ये मौक़िफ़ है कि अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर ये रोक नहीं सकेंगे, ये हो जाएगी ओथ टेकिंग। लेकिन कल तक अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो ये अब बात हुई तो वो तो कह रहे हैं ऑर्डर है ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया कि ये एडवाइस है, ये सजेशन है, ये प्रपोजल है। अब इसके अंदर खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर, या तो कहते हैं ना कि ये ऑर्डर है। अच्छा, अब वो नहीं करेंगे, पाबंद नहीं है वो इसको वो कहेंगे जी ये ऑर्डर नहीं है। है। वो कहेंगे दो बातें कहेंगे ना, वो कहेंगे जी ये तो उन्होंने प्रपोजल दी है, एडवाइस दी है, जी, बाइंडिंग तो है नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि हम इसको फॉलो करें। ठीक है, ऑर्डर होता तो और बात है। तो ऑर्डर इज एन ऑर्डर, इसीलिए उन्होंने इसी को भी चैलेंज कर दिया कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर हाई कोर्ट कर नहीं सकता प्रेसिडेंट को, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनिटी है उनको, जो फैसला करें। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करें कि ये ऑर्डर है, ये नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इस पर डिले तो होगी। अच्छा, मगर कितनी देर तक होगी मैं समझता हूँ 10, 12, 15 दिन हो सकती है। ओके। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट देखे कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, फ़ौरन फैसला करना है, 2-3 दिन के अंदर फैसला कर दे, या आर या पार का ईद से पहले ये करना पड़ेगा। मेरा तो ख्याल है करना चाहिए। मगर ये भी हो सकता है कि अब ईद की छुट्टियां आ रही हैं, वैसे ही असेंबली ने नहीं मिलना, सारे घर जा रहे हैं, छोड़ ही दें, आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात सुन लें। और फिर वो जो गवर्नर साहब को हटाने की समरी है उसको भी तो तकरीबन 20-25 दिन हो ही जाएंगे तक, और फिर रिप्लेस किया जा सकता है। अगर ईद के बाद ही होना है, 10 दिन के बाद ही होना है, उस वक्त तक तो वैसे ही प्रेसिडेंट साहब अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी कि आप चेंज करें। हाँ, ठीक, नहीं तो प्रेसिडेंट के ऊपर प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये लगता है ऐसे ही है मुझे कि ईद के बाद जाके ये मसला हल होगा, क्योंकि अब कितने दिन रह गए हैं, ये छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, हफ्ता इतवार, उसके बाद ईद की छुट्टियां हैं, फिर आगे जाके पूरा वीक ही ऑलमोस्ट, क्योंकि 4 दिन की तातीलात की मंजूरी दी गई। ऐसे लगता है कि ये अभी कल और परसों में सुप्रीम कोर्ट हमजा के हक में शायद फैसला ना करे। ठीक है, अलबत्ता अगर ये हाई कोर्ट उस वक्त थोड़ा वाजे कर देता कि ये ऑर्डर है तो फिर शायद ये इम्प्लीमेंट करवा लेते। तो सेठी साहब, इसमें ये भी तो हो सकता है कि कल तक अगर माजरत करें गवर्नर साहब मजीद के आप नहीं कर सकते, मुझे नहीं कह सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते, और तो लाहौर हाई कोर्ट खुद अगर किसी को नामजद कर दें ओथ के लिए, इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल, मैं चाहता था कि आज ही हो जाता, ये क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? पता तो है कि उन्होंने नहीं करना, तो आप ऑर्डर कर देते। अच्छा, कि जी इसको अब आपने वापस आपने उधर चले गए आप गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास, और मेरा ख्याल है उनको भी ये एहसास है इस बात का कि ये अगर हम ये डायरेक्ट बात कर देते हैं तो ये चैलेंज हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, तो और ही ना बिस्त हो जाए। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन चल रही है, और मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन अगर ये कर देते तो ओथ वो ले लेता, वो चैलेंज हो जाता, बाद में देखा जाता क्या होता है, एक दफ़ा हो जाए तो फिर रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है, मगर हुआ नहीं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले अदालती मामलात का ही तस्करा हो रहा है, तो मरीम नवाज साहिबा ने जो पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दी हुई थी वो आखिरकार वापस ले ली, क्योंकि बेंचेस इतने टूट गए, तो क्या वजह बनी, अब वो बाहर नहीं जा रही? देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ,
पहली बात तो ये कि बेंच क्यों नहीं बन रहे, बनने चाहिए। ये क्या बात हुई आपने, हर बंदा आता है, एक बंदा टिका हुआ है, वो कहता है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, अगला जो आता है कहता है मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। ये एक सियासी जजेस जो हैं मैं समझता हूँ सियासत कर रहे हैं, ऑनेस्टली प्रेशराइज हो रहे हैं शायद, सियासत ही है ना फिर। भैया आप बैठे, आप एक्सक्यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने आप को? आपके कोई रिश्तेदारी है मरियम के साथ कि आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं अपने आप को? ये क्या बात हुई? सुनना चाहिए और फैसला देना चाहिए, या हक में दें या खिलाफ दें, ख़त्म करें बात को। तो लगता है ऐसे है कि ना वो हक में देना चाहते हैं ना वो खिलाफ देना चाहते हैं, तो अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ काफ़ी ह्यूमिलिएशन हो रही ना मरियम की, जी को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं जी। और दो ऊपर से टाइम अब आगे, अब जी भी एक और बेंच बनेगा, अब वो कल जा रहे हैं या आज जा रहे हैं मेरा ख्याल जी, है। कल की टिकट थी और पिटीशन पे डिसीजन तो हो नहीं सकता हाँ, कल तक, और इतनी जल्दी था। सोचा कि छोड़ो पर यार, उससे बेहतर है वैसे कि भी मैं वो- आपको बताऊं मरियम का बिल्कुल कोई मूड नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया नहीं जा रहे थे, कोई चांस नहीं था कि ये मुलाकात होती है अपने वालिद के साथ। और ऊपर से आपने देखा मरियम की जो हमेशा रवैया जो रहा है वो यही रहा है दिलेरी का, मुझे नहीं कोई आपसे कंसेशन चाहिए, मैं यहाँ से नहीं भाग रही, मैं कोई बीमारी की वजह से भी नहीं भाग रही, उनको यहाँ थायराइड का ऑपरेशन करवाना है मगर वो नहीं करवा रही, वो कहती है ऐसी की तैसी। जी, वो जिक्र चीज़ किया था सफरिंग, उन्होंने बट वो एक कहती है मैं नहीं करूँगी। बार। हाँ, लेकिन ये भी था कि उम्र की अदायगी के बाद वो लंदन नवाज शरीफ साहब से भी मिलने जा मैं सकती आपको हैं। बताऊं उनको है इशू, जी, और शी मेंशन्ड इट एक प्रेस टॉक मगर में। वो शी स्टिकिंग, शी सेड मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो वो तो एक उन्होंने इमेज बनाया ऑफ आयरन लेडी, ठीक है। और आजकल तो जिस किस्म की वो बातें कर रही हैं वो नेले में दला मार रही है खान साहब को, जो कि शायद और इनके कोई सियासतदान मार नहीं सकते। मरियम जो बातें करती है और मज़े की बातें करती है, और वो जो लोग आते हैं सुनने के लिए मज़े लेते हैं वो। जी तो सर इस वक्त सिर्फ खान साहब इज़ नॉट द बिग एक्टर, जी। इस वक्त एक हीरोइन भी चल रही है, हीरो हीरोइन चल रहे हैं दोनों जगह में। और सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, सदर पाकिस्तान को भी वो तनकीद का निशाना बना रही है और ये कह रही है कि पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, आपका डेंटल क्लिनिक नहीं है जहां आप आइन के दांत निकालते रहें। ये मरियम साहिबा का मगर कहना उन्होंने है। जो एक बात कही मैं जी। बड़ा इम्प्रेस था, क्या? वो कहती है ये वो कागज़ लेके फिर रहा है। तो कह रही ना कि कागज़ लेके वो फिर जो रहा है। लहराया खत। हाँ, जी। यही करते रह जाएंगे अब। हाँ जी, तंज़ व तनकीद ज़ाहिर है सियासत का खासा है। अगर आपने मुखालिफिन पे वार करने हैं तो वो इस तरह के बयानात के ज़रिए होते हैं, ख़बरों में जगह पाते हैं और फिर मुखालिफिन जो हैं वो उसकी जद में आते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इमरान खान साहब की बात करेंगे कि अब वो क्या इरादा रखते हैं और क्या उनका प्लान है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से विदा होने लगे थे तब भी रोज़ाना तकरीबन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आते थे, अब भी वो रोज़ाना आते हैं और स्पीच करते हैं। और अब उन्होंने कहा है कि जब मैं कॉल दूं इस्लामाबाद के लिए तो 20 लाख अफराद को आपने लेकर आना। उन्होंने कुछ मीडिया की भी बात की, उसकी तरफ भी जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर को एक बार फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। सिटी साहब, ये क्या ख्याल है आपका, ये क्या प्लान रखते हैं इमरान खान साहब आने वाले दिनों में, क्या करने जा रहे हैं? मैंने तो ये कल पूरा डिटेल में डिस्कस किया था आयशा, जी। मैंने यही कहा था कि ये तो डिसरप्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। 20 लाख लोग कैसे लाएंगे? 20 लाख क्या, मैं कहता हूँ 50,000 में नहीं लाएंगे, ये देख लीजिएगा आप, पहुँचेंगे ही नहीं लोग, वहाँ आने नहीं दिया जाएगा और लोग भी वैसे मायूस हो चुके होंगे। एक महीने में आप देखिएगा कितना फ़र्क पड़ता है। बहरहाल वो तो आगे देखा जाएगा। तो ये इनका प्लान यही है कि चलने नहीं देना, इलेक्शन करवानी है, जो भी हर बार इस्तेमाल करना है वो करेंगे। पार्लियामेंट को डेडलॉक करेंगे, अदालतों में खींचेंगे, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलने देंगे, डी सीटिंग कराएंगे, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करेंगे, जजेस को टारगेट करेंगे। अब आप देखिए ना मरियम नवाज़ की बेल है, वो जो एप्लीकेशन है पासपोर्ट के लिए, जी। प्रेशर नहीं है जुडिशरी पे, ये प्रेशर है ना। जैसे एक जज नहीं बैठता, दूसरा नहीं बैठता, तीसरा नहीं बैठता, डरते हैं तनकीद से। नहीं, वो डरते हैं कि इनको इजाज़त दे दी तो खान साहब शुरू हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब सबसे ज्यादा अदलिया को तनकीद का निशाना तो अब बनाते वो हैं, कहते यही हैं है। उसी कोर्ट के सामने फर्द जुर्म वाले केसेस भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के, हमजा के, और वहाँ उनको तो यही प्रेशर है ना। फर्द जुर्म इज नाइदर हियर नॉर देयर, मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ। फर्द जुर्म तो मेरे पे भी, आप पे भी, हर एक पे हो सकता है। फर्द जुर्म क्या होता है? कुछ नहीं होता। फर्द जुर्म कन्विक्शन करके दिखाओ, जेल में डाल के दिखाओ कन्विक्शन के ऊपर, वो होती नहीं है इनसे। जी। तो एनीवे, लेकिन गुस्से में होने की क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? फ्रस्ट्रेशन, कामयाब नहीं हो रहे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ, देखते हैं जरा बॉडी लैंग्वेज देखें उनकी, देख वरना लें खान आप। साहब बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। जी। वो मिलते हैं, ओहो बस बस, ओहो बस बस, अच्छा कंट्रोल करो इसको,
और सुने, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, एक मिनट देखो सुनो, अगर आप मुझे तकरीर नहीं करने देंगे और नारे मारते रहेंगे तो आप पैगाम कैसे लेके जाएंगे लोगों के पास? अब आपने गौर से सुनना है जो मैंने आपको पैगाम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। सर 10-11 लाख की आबादी है सुना इस्लामाबाद की, वो 20 लाख के लिए कॉल दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात की और शिकवा किया और सवाल पूछा कि मीडिया में ब्लैकआउट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसके जलसों का। वो क्या कह रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, वो क्या है? बाकी चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन आपको धमकी दे रहा है कि तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट करो, और किधर है वो लिबरल जो हमेशा कहते थे जी कि आजादी सहाफत और आजादी राय? मैं आज सिर्फ आपसे सवाल पूछता हूं। लिबरल से भी पूछ रहे हैं, यानी आपसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप इसका जवाब देंगे मरियम औरंगजेब साहिबा के जवाब के बाद। जी कहते हैं मेरे जमाने में, नहीं कह रहे हैं कि मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, मेरा ब्लैकआउट किया जा रहा है, और फिर कह रहे हैं मेरे जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था। आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था? आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं, सहाफियों की पसलियां तोड़ी जाती थी, सहाफियों को गोलियां मारी जाती थी, सहाफियों को अगवा किया गया, सहाफियों के प्रोग्राम्स बंद कराए गए, चैनल्स की बंदिश कराई गई, सहाफियों को जेलों में डाला गया, सहाफियों के ऊपर नैब के केसेस बनाए गए, और आज कह रहे हैं कि मेरे जमाने में ये नहीं होता था। एक तो मीडिया की सेंसरशिप, जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, वो किसके जमाने में आ रही थी इमरान खान साहब? वो आपके जमाने में आ रही थी। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि पसलियां तुड़वाई गई, गोली मरवाई गई, इमरान खान साहब ने करवाया ये काम? ये नहीं मुझे पता किसने करवाया, क्योंकि वो तो अभी तक पता ही नहीं चलेगा, मगर हुआ तो है ना, लेकिन किसी के ने ऑर्डर्स तो करवाया ना। हाँ, हाँ। किसी ने तो करवाया, इनकी हुकूमत के दौर में हुआ, तो क्या तफ्तीश के बाद क्या पता चला किसने कराया या किसने नहीं कराया? हर एक बात जो मरियम औरंगजेब ने कही है सही है। मैं खुद पिछले 4 साल से भुगत रहा हूँ, और मेरा तो कुछ भी नहीं जो बाकी लोगों ने भुगता है। मैं डिसअपेयर नहीं किया, मगर 8, 10, 15 लोग डिसअपेयर हो चुके हैं। अगर चाहें तो नाम भी मैं ले लूँगा, फिर ये प्रोग्राम ही नहीं ख़त्म होगा। उनमें से कम 6-7 तो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से। इतना उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और उनको उनके ख़ानदानों के ऊपर कुछ धमकी दी गई। फिर अबसार आलम जैसे और अबसार आलम जैसे लोगों के ऊपर गोली भी चली और वो ज़ख्मी भी हुए। ठीक, ये इन्हीं के दौर में हुआ है सारा कुछ। फिर ये वो कहती हैं जी चैनल्स के साथ क्या नहीं हुआ? शकील उर रहमान साहब को 8 महीने जेल में रखा, सबसे बड़े जंग-जियो ग्रुप, और कुछ नहीं निकला। ऐसे ही है ना। और जियो जैसी इतनी बड़ी चैनल को इन्होंने पाबंद कर दिया। न्यूज़, जंग, ये सब अखबार, सेंसरशिप, सब के ऊपर प्रेशर था। कितने लोगों को निकाल दिया गया इसकी इमरान खान के कहने के ऊपर, या इनके जो सेम पेज साथी थे उनके कहने के ऊपर निकाल दिया गया। कितने लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, इसीलिए कोई और जगह नहीं मिली। हमारी अपनी चैनल में 3 दफ़ा में बंद कर दिया गया। लाखों रुपए के फाइन हम पे किए गए। मुझे 3 दफ़ा यहाँ से मैं फारग हुआ, फिर मैं वापस आया। ये तो यहाँ की हिम्मत है कि ये खड़े रहे, नहीं तो बाकी चैनल्स तो खड़े नहीं हो सकते थे। 5 चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया, आयशा, कि आप हमें ज्वाइन कर लें। मैंने हर एक को कहा सोच लीजिए, वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा कि आप नहीं रख सकते। नहीं जी नहीं, हम कर लेंगे। 5 ने एक करके ना की कि जी सॉरी, उधर से ऑर्डर आ गया कि नहीं रख सकते नजम से, ठीक हो। तो ये तो वो कहते हैं 80% प्रोग्राम्स मेरे खिलाफ होते थे उनके बिल्कुल दौर में। नहीं, 80% प्रोग्राम्स की वजह से ये बने हैं। इसमें सारे चैनल्स के मैं जब तारीख लिखूंगा तो मैं बताऊंगा किस चैनल का क्या रोल रहा है इमरान खान को बढ़ाने में और उठाने में। ये तो appreciate सारी करें उस चैनल channel जो को है आज इसके भी। अंदर इमरान खान के सपोर्टर भरे हुए थे, और वो उन्होंने इसको बनाया, हीरो जो उन्होंने बनाया वो आज भी बना रहे हैं सिटी और साहब, अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं अप्रिशिएट किया है। उन्होंने, नहीं, अभी वो भी नहीं छोड़ा। अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो चैनल डट के खड़ा है आज भी। अच्छा, तो अब बात ये है कि अब उसको कहते हैं डट के खड़ा है। जी। तो उस वक्त जो है 4 साल वो लंबे पैसे वैसे बना रहा था विद गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि एक वक्त आएगा हम बताएंगे। अब बात ये है कि जितनी रिप्रेशन, जितनी जुल्म इमरान खान के 4 साल में हुआ है मीडिया के ऊपर, कभी मैंने नहीं देखा। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने और थे ना, अयूब खान साहब के ज़माने और थे, उनको तो हम नहीं कंपेयर करते ना। हमने कंपेयर करना है तो हमने बेनज़ीर मोहतरमा का ज़माना और नवाज शरीफ का ज़माना। नवाज शरीफ के पहली टर्म के अंदर
पहली टर्म के अंदर काफ़ी घुटन थी, मगर फिर भी इतनी ये चीज़ डिसअपेयरेंसेस, जेलें, ये नहीं हुआ था। टीवी से उस वक्त टीवी नहीं थी, जर्नलिस्ट नहीं निकाले गए थे, अब प्रेशर था, मगर ये इस किस्म की हरकतें तो कभी नहीं हुई। और ये जिस किस्म के कानून लेके आए थे, जिसका अभी मरियम औरंगजेब ने एक को तो ख़त्म किया है PDMA, और उसके बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक वो है, उसको भी ठीक करना है अब हमने। ये तो बिल्कुल एक फाशिस्ट हुकूमत थी और बिल्कुल रोशनी आनी बंद हो गई थी। अब मेरी क्या ज़ुबान खोलते हैं, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, कितने झूठी बातें करते हैं ये। हाँ, लेकिन वो ये कहा करते और थे, फिर भी ये झूठ भी हमारे चैनल्स दिखा रहे हैं। हाँ। ये जितना झूठ बोलते हैं हर रोज दिखाते हैं हमारे चैनल। तो ब्लैकआउट का शिकवा क्यों कर रहे हैं? कहाँ उनकी तकरीर नशर नहीं हुई? जाहिर है उनको भी कोई हमेशा रिपोर्ट देता होगा। उनको तो ये चाहिए कि सारा वक्त मेरे कैमरा मेरे पे ही हो। ये मरियम को क्यों दिखाते हैं, ये शहबाज शरीफ को क्यों दिखाते हैं? उनको तो ये तकलीफ हो रही है। तो वो सोशल मीडिया के जरिए कर तो रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा तो रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि उनका जो सोशल मीडिया है वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा पावरफुल है जी। मगर वो कहते हैं नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी मेरे हाथ में हो, सोशल मीडिया भी मेरे हाथ में हो, फौज भी मेरी पुलिस बनी हो, पुलिस तो वैसे ही मेरी है, वो तो मतलब वो तो ये चाहता है। तो शुक्र करो इस मुल्क के अंदर अभी भी थोड़ी सी सिविल सोसाइटी में जान है और अभी भी थोड़ी सी अदालतें जो है कभी कभी खड़ी हो जाती हैं। शुक्र करें, नहीं तो ये तो ले गया था सारा कुछ, तबाही की तरफ ले जा रहा था। आई एम सॉरी, अब मुझे आप इमोशनल ना करें। अच्छा, इमरान खान साहब भरपूर दबाव डाल रहे हैं जल्द इलेक्शन के लिए और इलेक्शन की अनाउंसमेंट चाहते हैं, इसीलिए वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद लाने की भी बात करें। लेकिन दूसरी तरफ हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी देख रहे हैं कि वो दबाव कबूल नहीं कर रहे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कह दिया गया कि मुमकिन ही नहीं है अगले साल से पहले इंतखाबात हो सके, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बता चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा आफ्टर ईद। जो शेख रशीद साहब ने शुबह जाहिर किया था खाना जंगी की तरफ जाएंगे मामला, तो इमरान खान साहब जिस तरह अभी भी वो गुस्से में लग रहे हैं, उनके गुस्से की यही वजह आपको लगती है कि फिलहाल इलेक्शन मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं दे रहे? देखिए ना, पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात आई थी कि हमें 7 महीने चाहिए कंस्टिट्यूशन, हल्का बंदियां हो गई, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि 7 महीने तो अपनी जगह, मगर वो जो सेंसस अगर होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, वो भी एक सेंसस भी तो होना है डिजिटल। हाँ, तो फिर उसको होने दें ताकि एग्जैक्टली पूरा डिलिमिटेशन करनी है तो जनवरी में हम शुरू करके मार्च तक बाद में उस पर एतराज ना आ जाए, क्योंकि कराची के आएंगे ना लोग, कराची के शोर पड़ेगा ना बिल्कुल, और भी जगह पे पड़ेगा, लाहौर में पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये ठीक कह रहे हैं, मगर देखिए ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात है ना कि कब तक इलेक्शन कमीशन तैयार होगी, मगर अगर कल ये गवर्नमेंट गिर जाती है उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ही रोक सकती है ना। गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर क्या होगा? फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई गवर्नमेंट ना बन सके, ना खान साहब गवर्नमेंट बना सकते हैं, ना ये बना सकते हैं, लोग इधर उधर हो जाते हैं, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो अदालत ये फैसला करती है कोई ना कहीं कि जी इलेक्शन कॉल कर लें, तो फिर इलेक्शन होने पड़ेंगे ना, फिर कंस्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन हो या ना हो। तो इमरान खान का तो यही कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर रखना है कि कल को हम अगर सियासी तौर पर सिचुएशन को तब्दील कर देते हैं अपने हक में, तो फिर इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जेक्शन है इनकी अहमियत नहीं होनी चाहिए, देन पॉलिटिक्स इन कमांड, हम इलेक्शन कराएंगे, ये एक। और वो जो इलेक्शन कमीशन वाली बात है वो तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि उधर ही जाया जाए कि इलेक्शन अगले साल जाके हो। हाँ, लेकिन सिटी साहब इलेक्शन तो तभी होगा ना जब इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, और इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए पीटीआई का टेबल पर होना जरूरी है। पीटीआई इसके लिए फिलहाल आमादा दिखाई नहीं देती। हाँ, तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो है वो कानून के तहत हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को साथ दिया जाए। वो तो कानून बनाए हुए हैं इन्होंने, वो तो पीडीएम की गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। इन्होंने जो कानून बनाए हैं, जो ऑर्डिनेंस किए, वो कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं, वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म हो सकती है। ये बात है कि इलेक्शन कमीशन में 2 लोग और आने हैं जी, वो ऑपोजिशन के बगैर नहीं आ सकते। मगर इस वक्त दिलचस्प बात तो ये है कि ऑपोजिशन है ही नहीं। खान साहब ने तो रिजाइन किया, यही बात बहुत से मामला तो मेरा ख्याल है वो 24 शुजात साहब के साहिबजादे इज द लीडर ऑफ द हुसैन इलाही उनको नॉमिनेट किया गया तो फिर तो ऑपोजिशन है ना, नॉमिनेट किया गया, तो फिर वो नॉमिनेट किया गया, फिर उन्हीं के साथ बैठ के वो अगले 2 पेशावर से और मेरा ख्याल पंजाब से, कहाँ से आने हैं, दो जगह से आने हैं, केपी और पंजाब आ जाएंगे। अल्लाह खैर सब ठीक है। देखिए ना, अगर आपने गेम ये खेलनी है तो फिर वो भी गेम खेल सकते हैं ना। अगर खान साहब ने इस किस्म की गेम खेलनी है कि ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, तो वो कहेंगे असं खेडांगे भी तो खिडावांगे भी। हाँ, लेकिन सिटी साहब ये तो वही कौमी हुकूमत है ना जिसका नक्शा शहबाज शरीफ साहब ने पहले खींच दिया था और कहा था माइनस पीटीआई, सिस्टम तो सारा वही चल रहा है ना, माइनस पीटीआई याद है आपको? आपने प्रोग्राम में कहा था फिर इसे कौमी हुकूमत नहीं कहा जा सकता क्योंकि पीटीआई नहीं है। इट्स नॉट अ कौमी हुकूमत,
दिस इज़ नॉट अ कौमी हुकूमत, ये पीडीएम की हुकूमत है। पीडीएम की हुकूमत है। ये प्रोग्राम में शुरू करने से पहले भी हमने इस नुक्ते पर बात की। बहरहाल ये सियासत के खेल हैं और जो नक्शा या मुमकिनात का तस्करा सेठी साहब ने किया, लगता यही है कि उसके बाद भी ये सर्कस चलता रहेगा, सियासी सर्कस का सिलसिला दराज रहेगा। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मामला सेठी साहब के सामने। वेलकम बैक टू द शो। और एक बहुत अहम वाक़या जिसने सबको अफसुर्दा कर दिया और तशवीश की लहर दौड़ गई, यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फ़ॉरेन विज़िट भी किया चाइनीज़ कॉन्सुलेट का। कराची यूनिवर्सिटी में होता है ये वाक़या और चाइनीज़ शहरी उसमें निशाना बनते हैं। सेठी साहब, मुहर्रकात क्या हैं इसके और बढ़ते हुए हमलों की वजूहात क्या हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान में जो हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं, जो कि कैंप्स बनाए हुए हैं, उनको रोक नहीं रहे हैं और वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ जो बलोच इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी सेपरेटिज्म होती है, ठीक है, कि अलहदगी पसंद तहरीक होती है, उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। जो तालिबान कर रहे हैं वो टेररिज्म है। एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसर्जेंसी भी टेररिज्म बन जाती है, जब वो बम शम फाड़ने शुरू कर देते हैं और वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करनी शुरू कर देते हैं, दैन इंसर्जेंसी भी टेररिज्म बन जाती है। आमतौर पे इंसर्जेंसी जो होती है वो इज़ अगेंस्ट मिलिट्री फोर्सेस। कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, अलहदगी पसंद तहरीक है ना, वो अलहदा होना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने जो अटैक करते हैं वो फ़ौज के ऊपर अटैक करते हैं, वो सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करते। यहाँ बलोच इंसर्जेंसी जो है, अब वो पहले उन्होंने टारगेट कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, अब उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, एंड दे आर चाइनीज सिविलियंस। तो इसमें अब ओवरलैपिंग शुरू हो गई है बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, कि एक स्टेज ऐसी आई है कि इंसर्जेंसी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है। तो एक तो पहली बात ये है इसके बारे में। दूसरी बात ये है कि ये 5वीं सुइसाइड अटैक है। आमतौर पर अटैक मजहबी लोग करते हैं, जिन्हें ये उम्मीद होती है या ख्वाहिश होती है कि हमने जन्नत में जाना है, और जो बाकी इंसर्जेंसीज होती हैं वहाँ टेररिस्ट अटैक्स नहीं होती। मगर ये टेररिज्म या इंसर्जेंसी और टेररिज्म का ताल्लुक साउथ इंडिया में और श्रीलंका में हुआ था, जबकि श्रीलंका के अंदर एक सेपरेटिस्ट तहरीक थी साउथ सदर्न स्टेट्स के अंदर, श्रीलंका के अंदर। और इसी तरीके के साथ चेन्नई और उन इलाकों में वही पॉपुलेशन थी तामिल की जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। उन्हीं ने अटैक किया था राजीव गांधी को, आपको याद होगा। तो वो भी एक सुइसाइड अटैक थी। तो वो भी इंसर्जेंसी बिकेम अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये अगला एग्जाम्पल आपको मिला है कि बलोच भी जो है वो भी एक इंसर्जेंसी है, सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है, जो कि अब सुइसाइड मिशंस की तरफ जा रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सुइसाइड मिशंस के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये सप्लाई लाइन सुइसाइड अटैक्स है। अगर सप्लाई लाइन सुइसाइड की नहीं है तो सुइसाइड अटैक्स नहीं हो सकते। अगर आपने लोग तैयार नहीं किए हुए, ठीक है, तो कैसे आप सुइसाइड अटैक्स करेंगे? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो सुइसाइड अटैक्स होते हैं। तो ये जितने लोग इनको ज़्यादा मिलेंगे जो कि अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, उतनी ज़्यादा सुइसाइड अटैक्स होंगे। और 5 हो चुकी हैं, 5 सुइसाइड अटैक्स हो चुकी हैं बलोच की तरफ से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सप्लाई लाइन बन रही है। हमने सुना था कि सप्लाई लाइन टीटीपी की है या टीटीए की है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी सुइसाइड अटैक्स की थी अमेरिकनों के खिलाफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हमारे खिलाफ भी। तो अब बात यह है कि ये एक इंसर्जेंसी का नया आपने समझा कि नया एक रुख आ गया। लेकिन उसमें पहले प्रोजेक्ट्स का इंतखाब किया जाता था जहाँ चाइनीज़ काम कर रहे हैं। आपकी बात जी, अब वो चाइनीज़ को अटैक कर रहे हो, लेकिन पहले प्रोजेक्ट्स होते थे। अब एक हमें सॉफ्ट टारगेट थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो हार्ड टारगेट्स हैं। शायद वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी उस तरह से नहीं थी और वो टीचर्स थे। नहीं, टीचर्स हों या ना हों जी, वो चाइनीज़ जो हैं दे आर प्रोजेक्ट्स। वो चाइनीज़ को प्रोजेक्ट समझते हैं। ये नहीं समझते कि वो सिपेक था और ये पढ़ाई लिखाई हो रही है। नहीं, वो कहते हैं कि चाइना का यहाँ होना ही जो है उसका ताल्लुक सिपेक के साथ है, और सिपेक का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के साथ है और अफगानिस्तान के साथ है। और इसमें इसीलिए अब लोग ये कहते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन सिपेक इंडिया से आ रही है ना, अमेरिका और इंडिया आर अपोज्ड टू सिपेक जी। तो इसका ये मतलब है कि जो सिपेक के ऊपर जो टारगेटिंग हो रही है, वो जो वो बलोच कर रहे हैं या वो टीटीए कर रही है, टीटीपी कर रही है, तो जाहिर है कि ये कहना ये है कि इनको फिर असिस्टेंस मिल रही है फ्रॉम इंडिया जी। क्योंकि अगर इनको असिस्टेंस ना मिले तो इस किस्म की ट्रेनिंग और इस किस्म की फैसिलिटीज़ और वेपन्स और
ऑर्गेनाइजेशन, ये फिदाइन टाइप ऑफ अटैक्स होने शुरू हो गए जी। हैं। ये डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। ये जैसे फ़लस्तीन के अंदर अटैक्स होते थे, अब यहाँ उसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली दफ़ा हमने ये देखा है। ये कबायली लोग, इतना आसान नहीं होता उनके लिए, और वो भी पढ़े लिखे, और हाईली अब एजुकेटेड। आप देख लीजिए ये साहब जो थे, ये खातून। मैंने सुना ये शारी बलोच, हाँ, खातून, हाँ। जी। तो और वो साहब जो बोल रहे हैं, जी। जो मास्क पहन के जो बता रहे हैं कि BLA ने ये किया जी। है और हम ये टारगेट कर रहे हैं चाइनीज़ को, तो इसके पीछे इसका ये मतलब है कि इंडिया का हाथ भी है, क्योंकि इंसर्जेंसी अब उस तरफ जा रही है। तो चाइनीज रिस्पॉन्स सेठी साहब? अब आइए, मैं चाइनीज़ से पहले मैं और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर से पूछ रहा था ये, तो मैं चाहूँगा कि ये बात आगे भी बिल्कुल, बढ़े। बिल्कुल। तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं 2-3 और पॉइंट ना चाहता हूँ, फिर चाइनीज़ के ऊपर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात। ये है कि अब आगे कैसे क्या करना है। अब आगे ये है कि पहले हमारे जो काउंटर अटैक्स होते थे, हमारी जब ये अटैक्स होते थे तो हमारी इंटेल ऑपरेशंस होते थे कि वो आते थे, हमारे लोग एरिया छांटते थे, देखते थे ये यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ गए हैं, उनको चेस करके कोई अटैक किया उनको, और फिर वो चले जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये स्टेज थी, मगर हमने कहीं भी अपने पोस्ट्स नहीं बनाए, हमने कोई गढ़ के कोई बिल्डिंग्स नहीं बनाई ताकि इनको उस एरिया के अंदर जहाँ ये आते हैं जाते हैं वहाँ निगरानी की जा सके। निगरानी की, वो हमने नहीं किया। अच्छा। जब ये करते थे तो हम आते थे काउंटर करने के लिए, उस वक्त तक ये निकल जाते थे। कभी कभी हम इंतज़ार में, अगर इंटेल मिल जाती थी तो इंतज़ार में बैठे होते थे, वो आ रहे हैं तो उनको अटैक करना, मगर हमारे काउंटर अटैक ऑपरेशन कामयाब नहीं हुए इनके खिलाफ। अच्छा। इसीलिए हमारे काउंटर ऑपरेशंस TTP के खिलाफ नहीं हुए, और अब हम पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि क्योंकि हम इनको, हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि ये आते हैं इनको हम रोकें या ये मार के चले जाते हैं इनको पकड़ें। अब हमारे पे इल्ज़ाम ये है कि हम इनके कैंप्स को अटैक कर रहे हैं बाय एयर। ओके। ये इसी के ऊपर शोर पड़ा हुआ है, और आपके तल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब होने जा रहे हैं, बिकॉज अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, वो TTP को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, उसको तबाही की तरफ नहीं ले जाना अपने चाह ज़ाती मफाद के लिए। और इधर बलोच जो है, जी। यहाँ भी वही सूरत हाल है, वो इनको नहीं रोक रहे। इनके सारे कैंप्स अफगानिस्तान में है, क्यों नहीं हुकूमत रोकती वहाँ की, नहीं रोकती। इसका मतलब है कि सियासत और भी गहरी है और कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, लेकिन जो इंडियंस या कोई भी इसमें इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों को जो महरूम है या महरूमी का शिकार है बलूचिस्तान में, ऐसे अफराद ज़्यादा उनके हाथों में खेल जाते हैं। अब आइए यही बात जो आपने छेड़ी, हाँ, क्योंकि अब चाइना वक्त की तरफ बहुत कम है। से, चाइना की तरफ से जो रिएक्शन आया है, जी। उसके दो पहलू हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जी आपकी सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, जी। मगर उन्होंने एक और बात भी कही है, क्या? और ये बड़ी अहम है, जाते जाते टाइम ख़त्म हो रहा जी, है, जी, बिल्कुल। मैं इसकी तरफ इशारा कर दूँ। उन्होंने कहा आपकी सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, हम दोस्त हैं, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, मगर सिक्योरिटी हमारी बेहतर करें। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि जो रूट कॉज है ये मसले की, इंसर्जेंसी की और टेररिज्म की, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ये उन्होंने कहा। अब रूट कॉज को आप उर्दू में तर्जुमा करें, बुनियादी मसला जो है, जो बुनियादी मसला टेररिज्म हो क्यों रही है, जी, इंसर्जेंसी हो क्यों रही है। चाइनीज़ ने पहली दफ़ा ये कहा है कि रूट कॉज को एड्रेस करें, को एड्रेस करें, हाँ। इशारा करके छोड़ दिए। अब रूट कॉज हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को पता होना चाहिए, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है, एहसास कि महरूमी, एहसास ताकि हमारे लोग परायों के हाथों में, गैरों के हाथों में खेल ना सके, खिलौना ना और बने। उनको गद्दार करार देना और उनके रास्ते रोकना, जी। धकेलने वाली बात है। ठीक है। इसी तरीके के साथ आपने जो पहले आप जो अग्रीमेंट्स करते रह गए हैं पैसे दे के ख़रीदने की, लॉयल्टी लेने की TTP की, वो भी कामयाब नहीं हुई। जी। तो इसलिए रूट कॉज क्या है इसकी, रूट कॉज को आप ख़त्म करें तो फिर ये चीज़ें भी आप टैकल कर सकते हैं बाय काउंटर टेररिज्म, मगर सिर्फ इसको मिलिट्री तरीके के साथ हल करना ये हल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक तो है। अब जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान को कि रूट कॉज जो है कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है या सेपरेटिज्म हो रही है, वो आपका तशद्दुद है, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप उनके हकूक नहीं दे रहे उनको। बिल्कुल। यहाँ हक़ भी राय यही दही, आज़ादी। सिचुएशन आ रही है। हमें ये कहा जा रहा है कि आप भी देखें ये क्या वजह है कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। इसके ऊपर किसी दिन प्रोग्राम मैं करूँगा, बिकॉज मुझे कुछ चीज़ों का पता है ठीक कि है। क्या वहाँ गलत काम हो रहे हैं और क्या सही तरीके से इसको डील करना चाहिए, मगर वो एक अलग बात बनती है। ठीक है, पता चल गया कि क्या है सोचने की बात और किनको सोचना चाहिए। अब उन्हें इस मसले के हल की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके बुनियाद को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिटी साहब से मज़ीद जानना चाहें वीडियो मैसेज के जरिए पूछिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।